Hello dear learners, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो जैसा कि हम सीटेट के लिए एनसीईआरटी ईवीएस को कवर कर रहे हैं, ये सीरीज़ हमने एनसीईआरटी ईवीएस की जो स्टार्ट की हुई है। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी ईवीएस का क्लास 5th पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करेंगे। बिल्कुल जो भी आपके एग्ज़ाम में जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर सब कवर करवाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने 3rd और 4th दोनों ही क्लासेस का जो एनसीईआरटी ईवीएस है वो सभी चैप्टर वाइज मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप जाकर के चैनल पे प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें हम एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 5th को पूरा कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कुछ एनिमल्स के बारे में फैक्ट्स दिए हुए हैं। जैसा कि पहला एनिमल है स्लोथ, ठीक है, जो लगता तो हमें देखने में बियर की तरह है लेकिन असल में होता नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाता है, ठीक है। तो स्लोथ का अगर हम देखें तो इसका जो स्लीपिंग आवर्स हैं 17 आवर्स तक ये सोता है, ठीक है, और अपने आप को हैंग कर लेता है ट्री की ब्रांच पर अपसाइड डाउन। इस तरह से आप देख भी सकते हैं, यहाँ इमेज में दिखाया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से अपने आप को ये हैंग करके सोता है और जिस ट्री पर रहता है ना, उसी ट्री की ये लीव्स जो है खाता है। और अपने पूरे लाइफ पीरियड में मान लीजिए कि 40 ईयर्स तक अगर जीता है, 40 ईयर्स इसका लाइफ स्पैन होता है, तो सिर्फ और सिर्फ 8 ट्रीज ही बदलता है। इतना आलसी एनिमल है ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा काऊ का स्लीपिंग आवर्स हम देखें तो 2 आवर्स ही ये सोती है, तो ज़्यादा ही मेहनती है ये, ठीक है। उसके बाद पाइथन्स का स्लीपिंग आवर्स की बात करें तो 17 आवर्स है। जिराफ जो है लगभग 1 से 2 घंटा सोते हैं और कैट्स जो होती हैं वो 6 आवर्स तक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारा टाइगर के बारे में। टाइगर जो है वो नाइट में, रात के टाइम में, दिन से 6 टाइम बैटर्स वो रात में देख पाते हैं, ठीक है, 6 टाइम बैटर्स, ठीक है। इसके अलावा जो विस्कर्स होते हैं, उनकी जो मूछें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और आसपास जितनी भी मूवमेंट हो रही होती है, जितनी भी वाइब्रेशन हो रही होती है एयर में, ठीक है, वो सभी ये आसानी से सेंस कर पाते हैं, ठीक है। इनकी विस्कर्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की साउंड ये बनाते हैं डिफरेंट पर्पज से। इट रॉर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। 3 किलोमीटर दूर से ही हम इसके दहाड़ने की आवाज़ को सुन सकते हैं और अपने एरिया को ना ये मार्क कर लेता है अपने यूरिन से, ठीक है। और मोस्ट एनिमल्स जो हैं वो अलर्ट हो जाते हैं इससे, मतलब इसकी वजह से। नाइट्स ईगल वल्चर की बात करें तो ये 4 टाइम्स बेटर देख पाते हैं ह्यूमन बींग्स से, ठीक है, नाइट्स ईगल्स एंड वल्चर्स। एन एग्रेट सिट्स ऑन अ बफेलो। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बफेलो और एग्रेट्स के बीच में जो रिलेशन है, मतलब बफेलो के ऊपर हम अक्सर देखते हैं जो बगुला टाइप बैठा होता है, इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है। तो इनके बीच में ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, क्योंकि ये यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को ये आराम पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच का रिलेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनके बीच में दिखाया गया है। एग्रेट जो है ना बफेलो के ऊपर बैठकर उसके इंसेक्ट जो होते हैं उसकी बॉडी पर वो ईट करते हैं। इस तरह से क्या होता है, एग्रेट को भी खाना मिल जाता है और बफेलो को उन इंसेक्ट से आराम मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखें, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है यहाँ पर। इसमें हम यहाँ पर देखें, आपको स्नेक चार्मर्स स्टोरी के ऊपर है ये चैप्टर, ठीक है। यहाँ पर जो है ना कालबेलियास के बारे में बताया गया है। कालबेलियास जो होते हैं, आपने भी देखा होगा, जो स्नेक लेकर के तमाशा टाइप करते हैं, तो उन्हें कालबेलियास कहा जाता है। फ्लूट होती है उनके पास और उससे क्या करते हैं, वो स्नेक को डांस करवाते हैं। मलेरिया जो होता है वो किससे होता है, फीमेल एनोफिलस से होता है, ठीक है। इसकी पहचान बताएं, ब्राउन विद स्पॉटेड विंग्स, मतलब ब्राउन कलर के इसके विंग्स होते हैं और स्पॉटेड होते हैं, ठीक है। मलेरिया
जो फैलता है वो इस फीमेल एनोफिलस मच्छर से ही फैलता है, ठीक है। और इसकी जो डिस्कवरी की थी रोनाल्ड रॉस ने की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1902 में। अब मलेरिया के क्योर के लिए सबसे पहले जो मेडिसिन बनाई गई थी वो सिंचोना ट्री जो होता है उसकी छाल से बनाई गई थी, ठीक है। इसके अलावा देखें यहाँ पर जो अदर डेंजरस मॉस्किटो होते हैं, वो हमारे उनसे क्या क्या बीमारियां होती हैं, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है। जो है यहाँ पर हम बात करें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारा प्लांट है वो है हमारा पिचर प्लांट, ठीक है। ये जो है ना इंसेक्ट ईटर प्लांट कहलाता है, ये इंसेक्ट को खाता है, ठीक है। अपने अंदर जो है ना ये इस तरह से देख रहे हैं, ये लीफ जो है इसकी लीफ लिड है, ये इसको ओपन कर लेता है, यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट फ्रॉग वगैरह आकर के बैठता है तो ये बंद हो जाता है और वो उसको फिर ये इस प्लांट के अंदर वो मतलब उसको खा लेता है, ठीक है। इस तरह से वो उसको ट्रैप करके उसको ईट कर लेता है। तो ये जो पिचर प्लांट है इसको निपैंथीज कहते हैं और ये जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू इट। अब देखो यहाँ इसके पास इंसेक्ट आते कैसे हैं, ये अब इसके अंदर एक अलग ही टाइप की स्मेल होती है, ठीक है। उस स्मेल की वजह से ही इंसेक्ट जो है उससे अट्रैक्ट होते हैं और इसके माउथ पर आकर के वो बैठते हैं और उन्हें ये ट्रैप कर लेता है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ वेलक्रो। हिस्ट्री ऑफ वेलक्रो आपको ध्यान में रखनी है। 1948 में जॉर्ज मैस्ट्रल जो थे वो अपने डॉग के साथ उनके मतलब कुछ सीड्स जो थे ना वो स्टिक हो गए थे उनके क्लोथ से और डॉग्स के फर से कुछ सीड स्टिक हो गए ही। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इससे माइक्रोस्कोप से देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया तो बहुत सारे टाइनी हुक्स जो थे ना उन्होंने स्टक कर रखा था क्लोथ्स को, ठीक है। एंड इट गिवन हिम आइडिया, और इसी से उन्हें आइडिया मिला वेलक्रो बनाने का। ये वेलक्रो आप देखते हैं हमारे शूज़ में होता है, सैंडल वगैरह में होता है, बैग्स में होता है, बहुत सारी चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, विच वेजिटेबल कम फ्रॉम इंडिया, मतलब हमारे इंडिया में कौन सा वेजिटेबल कहाँ से आया। ये देखें तो चिलीज जो है हमारी वो इंडिया में कहाँ से आई हैं, ट्रेडर्स उसको लेकर के आए थे जो कि साउथ अमेरिका से आए थे, ठीक है। ग्रीन चिली, टमाटो, पोटैटो ऑल्सो कम फ्रॉम देयर, वहीं से आए थे, चिली भी, ग्रीन चिली, टमाटो, पोटैटो, ठीक है। इसके अलावा कैबेज और पी ये हमारा यूरोप से आया है, ठीक है। और कॉफ़ी बीन्स और ग्रीन भिंडी ये हमारी अफ्रीका से आई है, ठीक है। ये हमारा, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर मैंगो के साइंटिफिक नेम की हम बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। बनाना के साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो मूसा पैरा डिसियो का लिन, इसका ये साइंटिफिक नेम है। बोथ ओरिजिनेटेड इन इंडिया, दोनों ही हमारे इंडिया में ओरिजिनेट हुए हैं, किसी बाहर की कंट्री से नहीं लाए गए हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें ग्रेट प्रोड्यूसर्स की, मैंगोज का जो ग्रेट प्रोड्यूसर है वो यूपी है। देखिए यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, फ्रॉम सॉइल टू हार्वेस्ट द फार्मर साइकिल, यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर जो होता है कल्टीवेशन उसका आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको बताया गया है। फर्स्ट स्टेप पर हमारा जो खेत की जुताई होती है, ठीक है, फिर बीज बोए जाते हैं, फिर उन पर पानी दिया जाता है बीजों को, ठीक है, जिसे हम इरिगेशन कहते हैं। फिर वहाँ पर फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। देखिए ये 2 टाइप्स के होते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। मैन्योर जो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक होते हैं क्योंकि वो काउ डंग्स वगैरह से बनते हैं, वेजिटेबल पील्स वगैरह से बनते हैं। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं क्योंकि ये केमिकल से बनते हैं। और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, जो फसल पे लग जाता है उसको मारने के लिए। और दोनों का ही ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना नहीं आया है। अगर इन दोनों में से एक कभी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाएगा, चाहे फर्टिलाइज़र्स मतलब बिना मतलब अंधाधुंध उसको हम यूज़ कर रहे हैं अपनी फसल पर, तो या पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है, ठीक है।
इसके बाद वीडिंग की जाती है। वीड्स क्या होते हैं? अब देखो वीड्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा फसल के साथ ग्रास अपने आप उग जाती है। वो अनवांटेड प्लांट्स हैं, वो उगाए नहीं जाते हैं, वो खुद से ही उग जाते हैं। अब क्या होगा, वो भी न्यूट्रिशन लेगी, जो हमारी फसल को न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन वो ग्रास भी लेगी। तो इसके लिए उस ग्रास को जो है ना रिमूव किया जाता है, जिसको वीडिंग कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा हार्वेस्टिंग, फसल काटी जाती है, फिर उसको थ्रेश किया जाता है, यानी अलग अलग किया जाता है, चाफ वगैरह को अलग करते हैं, फिर उसको स्टोर किया जाता है, नीम लीव्स से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ड्राई भी करते हैं। अब यहाँ पर देखें, हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात की गई है, जो कि उंधिया गुजराती स्ट्यू बनाया जाता है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल पर। और बिहू फेस्टिवल जो कि असम में सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसल के पक जाने पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग। फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स में हम यहाँ पर देखते हैं सन ड्राइंग, यानी बहुत सारी चीज़ों को हम धूप में सुखाते हैं, है ना, ताकि उनका मॉइस्चर वगैरह जो है वो उस चीज़ को स्पॉइल नहीं करे, ख़राब नहीं करे। ठीक है। अगर हम उसको ऐसे ही बिना ड्राई किए ही रख देंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, उस पर फंगस लग जाती है, वो स्पॉइल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है हमारा फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ठीक है। हम जो टेस्ट करते हैं, टेस्ट के लिए यहाँ पर आपको टंग का ध्यान में रखना है। ये जो हमारा टंग की टिप होती है, यहाँ ये हमें स्वीट टेस्ट देती है, ये साइड में हमारा सॉल्टी टेस्ट, ये सावर टेस्ट, उसके बाद लास्ट में ये हमारा बिटर टेस्ट। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और हमारा जो डाइजेशन है, वो डाइजेशन में हमारे कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर हमारा माउथ से हमने क्या किया, सबसे पहले माउथ से हमने फूड, हम माउथ से फूड लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर माउथ में हमारे सलाइवा मिक्स होता है, उसके अंदर सलाइवा मिक्स होने के बाद हम उसको स्वेलो करते हैं। ठीक है। सलाइवा हमारे फूड को क्या करता है, सॉफ्टन कर देता है। ठीक है। और उसके बाद हमारा जो फूड है वो एसोफेगस में जाता है, एसोफेगस से वो हमारा स्टमक में जाता है, स्टमक में कुछ एसिडिक गैस्ट्रिक जूस वहाँ पर मिलते हैं, HCl वगैरह मिलता है वहाँ पर। ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम स्टमक के टेम्परेचर की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस हमारे स्टमक का टेम्परेचर होता है। तो आप यहाँ पर देखें, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर जो है, यहाँ पर राइस प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं वो हंगर को सफ़र कर रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पर वहाँ पर राइस प्रोड्यूस होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों में हम क्या देखते हैं, हंगर देखते हैं। ठीक है। देखें यहाँ पर एक चैप्टर है हमारा, अ शेल्टर सो हाई ले इन लद्दाख। ठीक है। इन लेह में अगर हम बात करें, ये एक ऐसा एरिया है जो हाई है, ड्राई है और फ्लैट है, जिसको हम डिजर्ट कहते हैं। इन लद्दाख पीपल कॉल्ड आउट जूले जूले, जूले जूले का मीन्स क्या होता है, वेलकम। ठीक है। इन लद्दाख द हाउस हैज़ अ ग्राउंड। अब लद्दाख के हाउस की यहाँ पर बात की गई है। लद्दाख में जो हाउस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, जो हाउस होते हैं वहाँ पर एक ग्राउंड फ्लोर होता है, जहाँ पर वो अपने एनिमल्स को रखते हैं और अपनी जो थिंग्स होती हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उनको स्टोर करते हैं। एंड डिड नॉट हैव एनी विंडो, उसमें ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी विंडो नहीं होती है। प्रोटेक्टेड हाउस विद वुडन फ्लोर एंड सीलिंग, और अपने हाउस को वो प्रोटेक्ट करते हैं किससे, वुडन फ्लोर से, यानी जो फ्लोर होता है वो वुडन का होता है, और जो सीलिंग जो छत होती है वो भी वुडन की ही होती है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे चांगथांग एक प्लेस है जो 5000 मीटर की हाइट पर है, जहाँ पर चंगपा ट्राइब रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चंगपा ट्राइब रहते हैं अपने गोट्स और शीप के साथ में, जिनको वो रेयर करते हैं। फ्रॉम दीज स्पेशल गोट्स, अब इन स्पेशल गोट्स से, शीप से वो वूल बनाते हैं, और उस वूल से वो पश्मीना शॉल बनाते हैं, और इस पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो चंगपा ट्राइब जो है, ये अपने स्पेशल शीप्स, स्पेशल गोट से जो वूल मिलता है उससे पश्मीना शॉल बनाते हैं, और इस पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रैबो है। रैबो, देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गोट्स, चंगपा कॉल्ड दिस लेखा। यानी रैबो एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो अपने शीप्स और गोट्स को रखते हैं, यानी चंगपा ट्राइब जो है वो, और उसको वो कहते हैं लेखा। ठीक है।
हाउसेज इन श्रीनगर, श्रीनगर के हाउसेज की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं श्रीनगर में किस टाइप के हाउस पाए जाते हैं। 80 फीट लॉन्ग हाउस बोट होते हैं और 8 से 9 फीट वो वाइड होता है। डोंगा बोट्स, डोंगा बोट्स जो होती हैं ये हमें डल लेक में देखने को मिलती हैं और झेलम रिवर में देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द सीलिंग ऑफ द हाउस बोट कॉल्ड खत्म बंद। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हाउस बोट्स है ना, इनकी जो सीलिंग है, जो छत है, वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग की हुई होती है जिसको खत्म बंद कहा जाता है। और ये जिक्सॉ पजल की तरह लगती है देखने में, जैसे पजल होता है ना, इस तरह का। ओल्ड हाउसेज हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ विंडो विच कम्स आउट ऑफ द वॉल, यानी ओल्ड हाउसेज में एक स्पेशल टाइप की विंडो होती है जिसको दाब कहते हैं। वहाँ पर भी ब्यूटीफुल वुड पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एवरी लेन इन कश्मीर हैज़ अ बेकरी, कश्मीर की अगर हम बात करें वहाँ पर हर गली में, हर लेन में एक बेकरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पर है हमारा अप यू गो, यहाँ पर हम बिछेंद्री पाल के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर माउंटेनियरिंग कैंप नेहरू इंस्टीट्यूट, जो नेहरू इंस्टीट्यूट है उत्तराकाशी में, ठीक है, वहाँ पर है ये। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बिछेंद्री पाल जो हैं, ये जो ग्रो अप इन नाकुरी विलेज, ये इनकी ये जो अपब्रिंगिंग हुई इनकी नाकुरी विलेज में हुई, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, गढ़वाल एरिया में है, उत्तराखंड के, ठीक है। उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में है नाकुरी विलेज, वहाँ पर बिछेंद्री पाल पली बड़ी थी। उसके बाद 1984 में बिछेंद्री पाल वॉज सिलेक्टेड एज अ टीम मेंबर क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए एज अ टीम मेंबर उनको सिलेक्ट किया गया। इट वॉज 7 मिनट्स पास्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून, यहाँ पर टाइम ध्यान रखना है आपको, 7 मिनट पास्ट 1 o'clock यानी 1:07 पर, ठीक है, इन आफ्टरनून ऑफ 23 मई, ठीक है, आफ्टरनून में 23 मई को उन्होंने, बिछेंद्री पाल ने जो है अपना सबसे पहला कदम जो था वो माउंट एवरेस्ट पर रखा था, ठीक है। और कौन सी पीक पर, जो कि जिसकी हाइट थी 8900 मीटर, ठीक है। इसको कहते हैं सागरमाथा इन नेपाल, ठीक है। माउंट एवरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड सागरमाथा इन नेपाल। शी स्पेंड 43 मिनट्स, और इस हाईएस्ट पीक पर बिछेंद्री पाल ने 43 मिनट्स स्पेंड किए थे। बिछेंद्री पाल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द 5th वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। इंडिया की फर्स्ट वुमेन है वो। और माउंटेनियरिंग कैंप में जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, स्लिंग एक टाइप का हुक होता है, पाइटोन्स ये पैग्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इमेज में, हंटर शू, ठीक है। इसके अलावा स्लीपिंग बैग, ये सब हमारे माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है हुज फॉरेस्ट सूर्यमानी, ठीक है, सूर्यमानी इज अ गर्ल स्टार, ये गर्ल स्टार है। गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट था जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स जहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं गर्ल्स स्टार की कहानियाँ हम यहाँ पर देखते हैं। ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स यानी जो आम लड़कियां होती हैं उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स हैं यहाँ पर। हु हैव चेंज देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल, जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया स्कूल जा करके, ऑर्डिनरी गर्ल्स, ठीक है। तो गर्ल्स स्टार प्रोजेक्ट है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स के लिए है। यहाँ पर हम ऑर्डिनरी गर्ल्स की स्टोरीज को देखते हैं। वेब ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट टू सी देयर डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर। अब देखें फॉरेस्ट में हम देखते हैं एक हमें रिलेशनशिप देखने को मिलता है प्लांट्स और एनिमल्स में। तो हम ये पाते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम सभी आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तोरांग मीन्स, तोरांग का मतलब क्या है यहाँ पे, जंगल, ठीक है। कुदुक लैंग्वेज में जंगल को तोरांग कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, 25 साल से ज़्यादा जो लोग फॉरेस्ट की ज़मीन पर रह लेते हैं उनको ये राइट मिल जाता है कि वो ज़मीन उनकी हो जाती है, उस ज़मीन पर वो रह सकते हैं और जो चाहे वो वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं। दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट, उनको फॉरेस्ट से नहीं निकाला जा सकता। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा, और फॉरेस्ट को जो प्रोटेक्ट करने का जो वर्क है वो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है।
इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर में से वो है लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लॉटरी होती है फार्मिंग के लिए मिजोरम में। इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी फैमिली जो है कितनी फार्मिंग के लिए उन्हें जमीन मिलेगी। ठीक है, अब इसमें कैसे होता है, द लैंड बिलोंग्स टू द होल विलेज, यानी वो जो लैंड है वहां पर मिजोरम के अंदर जो जमीन है वो पूरे विलेज से बिलोंग करती है, किसी एक सेपरेट पीपल यानी एक इंडिविजुअल से नहीं करती। ठीक है, वो जमीन जहां पर 1 टिन ऑफ सीड्स जो है वो ग्रो किया जाता है उसको कहते हैं 1 टिन ऑफ लैंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, यहाँ पर एवरी ड्रॉप काउंट्स। यहाँ पर गाधी सार की बात करें हम, गाधी सार लेक, सार का मतलब होता है लेक। किंग गादसी ऑफ जैसलमेर, जैसलमेर के किंग थे ये। गॉट इट मेड 650 ईयर्स अगो, इसको 650 साल पहले उन्होंने बनाया था। एंड नो इन 9 लेक्स के बीच में बहुत सारी बिल्डिंग्स और बहुत सारी कॉलोनीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, थ्रू द आई ऑफ अलबरूनी, ये इंपॉर्टेंट है अलबरूनी के बारे में। मोर देन 1000 ईयर्स अगो, अलबरूनी जो थे एक ट्रैवलर थे जो कि इंडिया आए थे। अलबरूनी, द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम नाउ इज कॉल्ड उज़्बेकिस्तान, जिस जगह से ये आए थे उस प्लेस को अब हम उज़्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं। ही रॉट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड इज हिज ओन। अब इंडिया में आकर जो कुछ भी इन्होंने देखा, जो कुछ भी इन्होंने पाया, उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, और जिस बुक के अंदर इन्होंने लिखा है, वी कॉल टेल चिल्ड्रन हाउ अलबरूनीज बुक इज हेल्पफुल टू नो अबाउट द पास्ट, यानी अलबरूनी की बुक के बारे में हमें बच्चों को बताना है कि अलबरूनी की बुक जो है वो हमें पास्ट के बारे में जानने में किस तरह से हेल्प करती है। ठीक है, इन 1986 देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर, जोधपुर में रेन नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी। एंड सराउंडिंग एरियाज पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगेटन स्टेपवेल बाउली। अब क्या करा, ऐसे टाइम पर वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बाउली बनाया। बाउली सिस्टम होता है, ठीक है, वहाँ पर पानी जो है ना कलेक्ट हो जाता है। कम्युनिटी वाटर स्टोरेज होता है ये, जहाँ से सभी लोग पानी को उसको यूज कर पाते हैं। ठीक है, एक स्टेपवेल होता है ये, पानी के लिए होता है बाउली। उसके बाद है डार्की माई। डार्की माई लिव्स इन अ विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट। डार्की माई जो है ये एक विलेज में रहती है, अलवर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो कि कहाँ है, राजस्थान में है। शी हेल्प पीपल टू मेक अ लेक। अब इसने क्या किया था, डार्की माई ने लोगों की मदद की थी लेक बनाने के लिए, आर्टिफिशियल लेक जिसे बोलते हैं। ठीक है, व्हाट फ्लोट एंड व्हाट सिंग्स, एक्सपेरिमेंट विद वाटर, चैप्टर का नेम है व्हाट फ्लोट एंड व्हाट सिंग। डेड सी, अब डेड सी की अगर हम बात करें, ऑल ओशियंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर। जितने भी हमारे ओशियंस हैं, जितने भी सीज हैं, महासागर हैं, सागर हैं, वहाँ उन सभी का जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है। डेड सी किसे कहते हैं, डेड सी जो होता है सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा जो सॉल्टी होता है पानी। ठीक है, जिस सागर का या जिस महासागर का पानी सबसे ज्यादा सॉल्टी होता है उसे हम डेड सी कहते हैं। 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अब सोचो आप कितना ज्यादा वो सॉल्टी होगा कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम सॉल्ट है। इस कंडीशन में क्या होता है, अब अगर कोई पर्सन जो है ना, इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, अगर कोई बंदा है वो नहीं जानता कि कैसे स्विम करना है, तो वो जो है ना इस तरह के डेड सी में डूबेगा नहीं। ठीक है, बस तैरता ही रहेगा। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये डेड सी के अंदर ही ये जो है पर्सन ये लेटा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखें डांडी मार्च। ठीक है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल थिंग्स की बात करें हम, सॉल्युबल जो पानी में घुल जाती हैं, इनसॉल्युबल जो पानी में नहीं घुलती हैं। ठीक है, डांडी मार्च की बात करें, ये हमारा जो है हमारा हिस्ट्री का थोड़ा सा यहाँ पर है। किसने की थी डांडी मार्च, गांधी जी ने की थी। इट टुक प्लेस इन 1930 में हुई थी। द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट फॉर देमसेल्व्स, ऑल्सो पुट हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट। अब क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, आपको पता है कॉलोनियल पीरियड था वो, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, सॉल्ट पर टैक्स लगा दिया था।
ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगा देते, जबकि गांधी जी का कहना था कि सॉल्ट तो सबसे कॉमन चीज़ है हमारे खाने में, सॉल्ट अमीर हो चाहे गरीब हो उसको बराबर ही चाहिए, तो इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। उसके लिए उन्होंने डांडी मार्च की थी 1930 में। हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली व्हाट नेचर हैज़ गिवन, यानी गांधी जी ने कहा कि जो नेचर ने हमें दिया है, कोई उसको मतलब नेचर ने हमें उसको फ्रीली दिया है ना, तो कोई उसको कैसे हमें रोक सकता है यूज करने से। ठीक है, सो ही वेंट ऑन अ यात्रा, तो वो एक यात्रा पर गए थे जिसे हम डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। अहमदाबाद से अहमदाबाद टू द डांडी सी शोर, कहाँ से शुरू हुई थी? अहमदाबाद से शुरू हुई थी और डांडी सी शोर पर ये खत्म हुई थी। ठीक है, और वहां पर जाकर गांधी जी ने इस लॉ को ब्रेक डाउन कर दिया था, तोड़ दिया था। ठीक है, देखिए सुनीता जो है अमेरिका की एस्ट्रोनॉट थी, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट और नेवी ऑफिसर थी। इन्होंने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है स्पेस वॉक्स का। ठीक है, बाय अ विमेन 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, मतलब एक ऐसी विमेन है ये जो 7 टाइम्स जो है वो स्पेस पर गई हैं। एंड क्या है वो कौन है? हमारी सुनीता विलियम है। ठीक है, सुनीताज एक्सपीरियंस इन स्पेस। अब सुनीता जब स्पेस पर गई उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, वहां पर क्या पाया? वी कुड नॉट सी एट द प्लेस वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप, उन्होंने देखा कि हम फ्लॉट कर रहे हैं स्पेसशिप के अंदर। वाटर टू डज नॉट स्टे एट वन प्लेस, वाटर भी वहां पर एक जगह पर नहीं टिक रहा है। एवरीथिंग इज फ्लॉटिंग, सब कुछ फ्लॉट कर रहा है। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी एज आवर अर्थ हैज, जिस तरह से हमारे अर्थ पर ग्रेविटी है इस तरह की ग्रेविटी हम वहां पर नहीं पाते हैं स्पेस में। इस वजह से ही वहां पर सारी चीजें क्या करती हैं? फ्लॉट करती हैं, क्योंकि ग्रेविटी ही है जो हमें हमारी तरफ क्या करती है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा करके हमें अपनी तरफ बाइंड करके रखती है, बांध करके रखती है, जो कि वहां पर नहीं है। सुनीताज एक्सपीरियंस हैव बीन यूज टू चिल्ड्रन एज अ सेंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी, तो यहाँ पर बच्चे सुनीता के एक्सपीरियंस से क्या जानेंगे? अर्थ की ग्रेविटी के बारे में जानेंगे कि ये ग्रेविटी ही है जिसने हमें अर्थ से बाइंड किया हुआ है। ठीक है, ग्रेविटी क्या है? एक नेचुरल फिनोमिना है बाय विच ऑल थिंग्स विद मास, जिसके पास हर वो चीज जिसमें मास है और एनर्जी है अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, इस ग्रेविटी की ही वजह से। ऑन अर्थ ग्रेविटी गिव्स वेट टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, हमारे अर्थ पर ग्रेविटी जो है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को वेट गिव करती है। ऑन मून इट कोजेज, अब मून पर यही ग्रेविटी की वजह से क्या आते हैं? टाइड्स आते हैं ओशियंस में। ओशियंस में हम टाइड्स देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम कल्पना चावला की बात करें, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो स्पेस पर गई थी। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया ओरिजिन टू गो स्पेस इन 1997। ठीक है, फर्स्ट स्पेस शटल कोलंबिया एंड फाइनल फ्लाइट ऑफ दिस शटल इन 2003 में इसका फाइनल फ्लाइट शटल हुआ था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करें, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एंड एल्ड्रिन, ये भी जो है फर्स्ट है, ये दो फर्स्ट पर्सन हैं। ठीक है, जो हमारे मून पर गए थे। ठीक है, नील टुक प्लेस ऑन 20 जुलाई 1969, नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले गए थे 20 जुलाई को 1969 में। ठीक है, इफ इट फिनिशेस, क्या होगा अगर ये खत्म हो जाए? तो जैसे कि जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड हैं, है ना, वो एक ना एक दिन अगर मान लो अगर हम उनको ऐसे ही यूज करते रहेंगे, एक ना एक दिन अगर वो खत्म हो गए तो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ रोड्स की बात की गई है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पीड एंड एक्सेसिबिलिटी, उनकी स्पीड और एक्सेसिबिलिटी की अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे फ्री वेज, फिर उसके बाद एक्सप्रेस वेज, फिर हाईवेज, फिर ऑटेरियल्स, फिर उसके बाद लोकल स्ट्रीट्स हमारी, फिर उसके बाद कलेक्टर रोड्स। ठीक है, इसी तरह से आप इस क्लासिफिकेशन को याद रखेंगे। उसके बाद फ्री वेज की अगर हम बात करें, ये वाइड रोड होते हैं जो फास्ट मूविंग ट्रैफिक के लिए होते हैं, फुली एक्सेस होते हैं ये। हाईवेज की बात करें, बिग रोड होते हैं ये, दैट जॉइन सिटीज और टाउन टुगेदर, ये क्या करते हैं? सिटीज और टाउन को जोड़ते हैं आपस में। एक्सप्रेस वेज जो होते हैं ये हमारे हाई स्पीड होती है, हाई स्पीड के व्हीकल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें स्पीड डिवाइडेड हाईवे फॉर थ्रू ट्रैफिक, यहाँ पर जो स्पीड है वो हाईवे से क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ट्रैफिक से। इसके अलावा
नेक्स्ट है यहाँ पे ऑर्टेरियल जो होते हैं हमारे अ हाई कैपेसिटी अर्बन रोड, ठीक है, हाई कैपेसिटी के अर्बन रोड होते हैं दैट सिट्स बिलो फ्रीवेज एंड मोटरवेज ऑन द रोड। किसके नीचे आते हैं ये? फ्रीवेज और मोटरवेज के नीचे आते हैं, ठीक है। कलेक्टर रोड क्या होता है? एक लो टू मॉडरेट कैपेसिटी वाले रोड होते हैं ये, विच सर्व्स टू मूव ट्रैफिक फ्रॉम लोकल स्ट्रीट टू आर्टेरियल। अब लोकल स्ट्रीट से आर्टेरियल तक जाने के लिए कलेक्टर रोड्स यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें पेट्रोलियम की बात करें। अभी मैं आपको जैसे इस चैप्टर का ही नाम है व्हाट इफ इट इज फिनिशेस, तो पेट्रोल एक लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास, ठीक है। ऑल्सो नॉन एज क्रूड ऑयल, इसको हम क्रूड ऑयल के नाम से भी जानते हैं। स्मेली होता है, थिक होता है, डार्क कलर का लिक्विड होता है ये। मैनी थिंग्स मिक्स इन इट, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिली हुई होती हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ किया जाता है इसको क्लीन करने के लिए एंड सेंड इट टू द रिफाइनरी, फिर उसको रिफाइनरी में भेज दिया जाता है, वहाँ पर ये रिफाइन होता है और उससे कैरोसिन बनती है, डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, इंजन ऑयल बनता है, फ्यूल बनता है, एलपीजी, वैक्स, ग्रीस, ये सब कुछ उससे बनता है रिफाइन होने के बाद, ठीक है। यहाँ पर दो प्रोसेस आपको ध्यान रखने हैं, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? गैस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा गैस लिक्विड में चेंज होता है, और इवेपोरेशन क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा लिक्विड जो है गैस में चेंज होता है, ठीक है। जब हम बॉईल को वाटर करते हैं तो देखते हैं ना धुआं सा निकल रहा होता है उसमें से, वो वेपर होता है ना। वहां पर लिक्विड जो है गैस के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हॉट एयर को याद रखना है। हॉट एयर राइजेज, हॉट एयर ऊपर की तरफ जाएगी और कोल्ड एयर जो होती है ना वो नीचे की तरफ, उसका जो प्रेशर होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है वॉल्स टेल स्टोरीज। गोलकोंडा फोर्ट के बारे में यहाँ पर बात की गई है। A part of the wall comes out in a round shape. This is called बेस्टिंज बुर्ज, जिसको हम बुर्ज कहते हैं। और कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड हेयर, यहाँ पर कुतुब शाही सुल्तान ने जो है राज किया था। वन आफ्टर अनदर फ्रॉम, एक के बाद एक, 1518 से लेकर 1687 तक। गोलकोंडा फोर्ट जो है ये हैदराबाद में है, ठीक है। गोलकोंडा फोर्ट देयर वर, गोलकोंडा फोर्ट है ना, यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे हैं, ठीक है। यहाँ पर सभी के नेम इस तरह से है: बोदली दरवाज़ा, कटोरा दरवाज़ा, कटोरा हाउस है, सॉरी, कटोरा हाउस, बंजारा दरवाज़ा, फतेह दरवाज़ा, फतेह दरवाज़ा सबसे ज़्यादा इसमें फेमस है, ठीक है। मोती दरवाज़ा, नाव बुर्ज, जमाली दरवाज़ा, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, रेशम बाग बाला हिसार और शाही महल, मोती महल, ये सब कुछ गोलकोंडा फोर्ट में है, ठीक है। इफ़ वी स्टैंड एट फतेह दरवाज़ा, अगर हम फतेह दरवाजे पर खड़े होकर मतलब बोलते हैं तो वो जो आवाज़ है ना किंग पैलेस से भी सुनी जा सकती है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा मतलब वहाँ पर जो है ना गूंजती है आवाज़। सुल्तान अबुल हसन वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड कुचिपुड़ी डांस। ये जो सुल्तान अबुल हसन हैं ये म्यूज़िक के और कुचिपुड़ी डांस के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट जो है ये केरला में है, हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है। बिकॉज ऑफ द विसिनिटी ऑफ डायमंड माइंस की बात की गई है यहाँ पर, स्पेशली कोल्यूर माइन, ठीक है। गोलकुंडा फ्लोरिश्ड एज अ ट्रेड सेंटर ऑफ लार्ज डायमंड्स, यानी यहाँ भाई जाहिर सी बात है जब वहाँ पर डायमंड की माइंस हैं तो गोलकुंडा जो जगह है ये बहुत ज़्यादा फ्लोरिश्ड हुई है, एक ट्रेड सेंटर बन गई है लार्ज डायमंड के लिए, नोन एज द गोलकुंडा डायमंड्स, और इसको गोलकुंडा डायमंड्स के नाम से जाना जाता है, जो बनाया गया था 1512 में बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ये एक चैप्टर है हु विल डू दिस वर्क। यहाँ इस चैप्टर के अंदर अनटचेबिलिटी की बात की गई है। अनटचेबिलिटी क्या होती है? एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, भेदभाव देखते हैं लोगों के साथ, उनके कास्ट के बेस पर, उनके जॉब के बेस पर, उनके काम के बेस पर जो वो करते हैं, ठीक है।
जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है, और इसी की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव किया जाता है। और डिग्निटी जो है एक ऐसी टर्म है जो हमें जिसमें हम देखते हैं कि सभी ह्यूमन बीइंग्स को जो है ना, सभी ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो वर्थ हैं, और रिस्पेक्ट उनकी जो है करनी चाहिए। इनहेरेंट वर्थ है ये, कि सभी जो हैं हम क्या हैं, इक्वल हैं। देखिए डिग्निटी क्या है, कि हमें जो है ना किसी के साथ भी कोई मतलब ऐसे नहीं करना है कि ये तो बहुत मतलब ऐसा काम करता है तो ये रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है, ठीक है। चाहे कोई कैसा भी वर्क करता है, सारे ही वर्क जो हैं वो क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। और हमें जो है सभी को, ह्यूमन बीइंग्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। रिगार्डलेस, ना तो उनका स्टेटस देखना है, ना ही उनके बिलीव्स देखने हैं, ना ही उनका बैकग्राउंड देखना है, ठीक है। सभी के सभी इनहेरेंटली वर्थ हैं और रेस्पेक्ट के हकदार हैं, ठीक है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व प्राइवेसी, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या है यहाँ पे, फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल से फ्रीडम, एंड द राइट ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का राइट है ये, एंड सेल्फ वर्थ, ठीक है। इसके अलावा देखें यहाँ पर जेंडर बाइस की बात करें हम, जेंडर बाइस हमें देखने को मिलता है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में, कि जेंडर बाइस है। यहाँ पर माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन क्या होता है, जब हम एक विलेज से दूसरे विलेज, या एक विलेज से दूसरी सिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी हम किसी भी वजह से जाते हैं, किसी भी पर्पज़ से जाते हैं, चाहे वो एजुकेशन का पर्पज़ हो, चाहे वो जॉब के पर्पज़ से हो, या किसी डिज़ास्टर की वजह से हो, तो हम माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जो जब हम गांव से मतलब मान लीजिए विलेज से जब हम सिटी की तरफ गए, तो सिटी में वहां पर जाकर के क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। लोग जो हैं मतलब हर कंडीशन में रहने पर मजबूर हो जाते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना उन्हें करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेज की बात करें हम, गुजरात के अर्थक्वेक की यहाँ पर बात की गई है, जो कि कच्छ एक जगह है वहाँ पर गुजरात में। वहाँ पर Jan 26 को 2001 में जो है अर्थक्वेक आया था। इट वॉज 26 जनवरी 2001 इन द कच्छ ऑफ गुजरात देयर वॉज एन अर्थक्वेक। और ये बहुत ज़्यादा जो था ना डिज़ास्टर्स था, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। जो है अपना क्लास 5th का NCERT EVS जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर वाइज मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट जितने भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे हमारे टॉपिक्स, वो सभी कवर कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी आपके साथ सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। टेक केयर।